अक्सर आपने सुना होगा कि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने दिल्ली की परेशानी बढ़ा दी है। 13 जून को ठीक वैसा ही हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास कानोता में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। इस बयान ने लगभग 300 किलोमीटर दूर दिल्ली की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। देखिए, इससे पहले 10 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र सरकार को एक साथ कई नसीहतें दे डाली थी। इसी दिन आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में बीजेपी पर निशाना साधा गया था और इसी पत्रिका के एक और लेख में अजित पवार वाले एनसीपी को बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल करने की आलोचना तक की गई, जिसके बाद तो महाराष्ट्र में जैसे संग्राम छिड़ गया। बीजेपी एनसीपी आमने सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद बयान और लेखों के सिलसिले ने एक तरफ बीजेपी को असहज कर दिया है, तो संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। और इसी बीच बीजेपी 240 सीट वाली जीत के बाद हार की समीक्षा भी कर रही है। ऐसे में सवाल है कि 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में 63 सीटें कम आने के बाद बीजेपी और आरएसएस में जो चल रहा है, क्या उसे सिर्फ मतभेद कहा जाए या फिर मनभेद का नाम दिया जाए? अपने गेस्ट पैनल के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वार पलटवार देखते हैं। जय जगन्नाथ। जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उस पर 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। इस संगठन में जो कुछ हो रहा है, ये व्हिस्लिंग हो रही है, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी। थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। जागी रही भावना जैसी प्रभु रथ देखी तीन तैसी। जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। अहंकार आज दिख रहा है आपको। मोहन भागवत जी की हमने कुछ टिप्पणियां भी सुनी थी पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते शायद बोले थे। ये बीज तो आपने ही बोए थे। बोते बबूल हो, फिर वो बबूल वृक्ष बनता है, वृक्षासन करते हुए भी दिखता है। जब मणिपुर पे चुप थे प्रधानमंत्री, तब बोले क्या मोहन भागवत जी? उन्होंने याद दिलाया कि आपका ये राजधर्म है, आपको बोलना चाहिए। हाथरस पे जब प्रधानमंत्री की पार्टी जो कर रही थी आपके सामने था, तब बोले मोहन भागवत उनको। टेनी पे बोले हों, किसानों पे बोले हों। अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट। उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं, और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। तो देखिए, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार आपने सुन ही लिया, किसने क्या कहा, लेकिन जेपी नड्डा हूं या फिर मोहन भागवत हूं या फिर अब इंद्रेश कुमार, जिस तरीके से ये बयानबाजी लगातार सामने आ रही है, उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसके पीछे किसी तरह का कोई मैसेज, कोई संदेश, या इसे किस तरह से देखा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं ये जो मतभेद है ये मनभेद में तब्दील होते जा रहे हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसको लेकर हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एक एक करके सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा दूं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप राजकुमार भाटी जी को देख रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, क्योंकि सवाल गंभीर है और इस पर चर्चा मैं चाहूंगी कि कुछ इस तरीके से हो कि इन सवालों का कोई जवाब या फिर इसकी पृष्ठभूमि समझ आ सके। और शुरुआत सबसे पहले प्रभु चावला जी आप ही से करते हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये मनमुटाव है, ये मतभेद है या वाकई मनभेद होता हुआ दिख रहा है, या फिर ये नतीजों के बाद किसी तरीके का कोई संदेश इसके पीछे आप देख रहे हैं? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आरएसएस को काफी सालों से जानता हूँ, जी। 60 साल से जानता हूँ, बल्कि पहले मैं विद्यार्थी था। मैं ये आपकी बात से थोड़ा अंतर से देखूंगा इसको। ये मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। जो आरएसएस का कार्यकर्ता हो वो आरएसएस कभी मनभेद नहीं करेगा, मतभेद कर सकता है। उनकी बड़ी धारणा ये होती है कि मतभेद जो है कि आपका मत इस घटना के बारे में नहीं हो सकता है, मेरा मत हो सकता है। तो मन आरएसएस के प्रति और उसके जितने भी आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, जैसे बीजेपी है, मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, वहाँ कोई मतभेद नहीं होता। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये घटना क्यों घट रही है। सबसे पहले ये हुआ कि जब से नड्डा जी ने इंटरव्यू दिया कि हम सक्षम हो गए हैं, हम आरएसएस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। जब बीजेपी का एक अध्यक्ष जो आरएसएस से निकल करके आता है, जो आरएसएस को अपनी मातृभूमि मातृभूमि मानता है पॉलिटिक्स दृष्टि से, अगर वो व्यक्ति कोई भी अध्यक्ष, आपका 11 अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, जब बीजेपी बनी है, उसमें से किसी तरह से इस तरह का अध्यक्ष नहीं था। आरएसएस के 70 के लगभग फुल टाइम कार्यकर्ता अभी भी बीजेपी में वेरियस पदों पर आश्रित हैं। हाँ। आरएसएस के लोग ही बीजेपी को चलाते हैं स्टेट लेवल पे संगठन मंत्री के रूप में, और यहाँ पर भी सीएल संतोष जो है संगठन मंत्री, वही सबको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका कोऑर्डिनेटर है। तो इसलिए कहना है कि हम उनके बिना सक्षम हो गए हैं, तो आरएसएस के लोगों को विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये जो आपने कही है कि एक के बाद हो गया, उसके भागवत जी ने कहा था, रतन शारदा जो आरएसएस से जुड़े हुए, उनके 2-3 आर्टिकल ऑर्गेनाइजर में छपे, 5 दिन में छपे, जो आरएसएस के मुख्य पे टकाए जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मतभेद जो परिणाम आए हैं उसके ऊपर आरएसएस के अंदर जो बाहर लोग बैठे हैं, आरएसएस के अंदर एक्टिव हैं या बाहर बैठे हैं, जो पदों पर नहीं है, उनका मतभेद है। इस कारण हमारे सामने अहंकार ये सब हुआ है, ये सामान्य कार्यकर्ता के मन में भी है। ठीक है सर, कार्यकर्ताओं को नहीं मिली। ठीक है सर, ठीक है प्रभु जी, आप रहिए हमारे साथ। आलोक जी, आपसे इस पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये मनमुटाव, मनभेद, मतभेद, ये तमाम तरह की चीजें, और दूसरी तरफ जीत के बाद भी हार की समीक्षा की जा रही है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद अब समीक्षा करना बनता भी है। दोनों ही जगहों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है बीजेपी ने। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का गवर्नेंस पे कभी भी कोई ध्यान नहीं रहा है। चुनाव कैसे जीता जाए, यही उनका एकमात्र एजेंडा रहता है, और उस एजेंडे में तमाम उनके जितने भी सहयोगी हैं वो सब साथ हो जाते हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हों, चाहे मीडिया का एक वर्ग हो, तो वो हमेशा से चुनाव के मोड में ही रहते हैं। क्या एक जो अभी सरकार बनी है, क्या उसको चुनाव के मोड में जाना चाहिए? क्या सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरा विषय आपने कहा जीत के बाद, ये जीत नहीं है, ये चोरी की सरकार। जिस तरह से सरकार बनी है पूरे देश ने देखा, किस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा उनका साथ दिया, वो पूरे देश ने देखा। किस तरह से जांच एजेंसियों ने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, आप देखिए किस तरह से तमाम पार्टियों को तोड़ा गया। इनकम टैक्स के माध्यम से किस तरह से कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए। तो ये सरकार तो हथियाई हुई सरकार है, आज जीती हुई सरकार नहीं। देश के प्रधानमंत्री के अगर कंस्टिट्यूएंसी में 2 दर्जन से ज्यादा नॉमिनेशन कैंसिल करवाए जाते हैं, और जिस तरह से हिंदू महासभा के कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं वहां पर हो पाता है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि मोदी जी वहां पर सीधे सीधे हार रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर 10 साल तक रहा, उसका मार्जिन इतना गिर जाता है, तो उसको जीत नहीं कहते हैं। आज जिस तरह से हिंदू मुसलमान और तमाम चीजें कहकर इस चुनाव लड़ा गया है, वो पूरे देश ने देखा है। अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी क्यों हारे, इंद्रेश जी ठीक कह रहे हैं कि अहंकार बहुत ज्यादा, बुलडोजर का जो नशा था वो पूरी तरह से जनता ने उतारा है इनका। आज अयोध्या में भी जिस तरह से हुआ है, अयोध्या में हार जब देखनी पड़ी है तब इनको समझ आया है। अब बात आती है मतभेद और मनभेद की। प्रभु जी मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं और उनकी मैं किसी भी चीज पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहें कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है,
ये अपने आप में कोई छोटा मोटा सेंटेंस नहीं है, ठीक ये है। बहुत बड़ी बात है। जो आरएसएस के लिए हमेशा देश के प्रधानमंत्री और सब कहते हैं कि वही हमारी जननी है, आज मतलब आपको जिसने जन्म दिया उस मातृ शक्ति की आपको आवश्यकता नहीं है। आइडियोलॉजिकली भी आप पूरी तरह से आरएसएस पर निर्भर रहते हैं, तमाम एजेंडे आपके उस वहीं पर आरएसएस से रहते हैं, तो ये मनभेद नहीं है, ये पूरी तरह से मतभेद नहीं है, मनभेद हो गया। आप कह रहे हैं पूरी मनभेद, तरह से प्रभु दोनों चावला जी अलग ने हो कहा चुके ये हैं। मतभेद है। ठीक है, गीता जी भी हमारे साथ है, अब उनका भी जरा इस पर रिएक्शन ले लेते हैं कि उन्हें क्या समझ आ रहा है। ये पूरी जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये क्या इसीलिए हुआ है क्योंकि नतीजों के बाद इस तरह की स्थिति, ये खाई बढ़ रही है क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में? देखिए ऐसा मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक हम बहुत ही जिसे एक्सट्रीम में जाकर इस बात को रख रहे हैं। आप ये देखें कि अगर जो भी आप चर्चा जैसे जिस बयान पर भी रखी गई है, तो एक आप जनता जनार्दन जो है, जनता जनार्दन कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई कोई भी राजनीतिक दल हो तो उसके लिए जनता भगवान का रूप, और अगर उन्होंने जो है कोई अपना जो मैंडेट दिया है, उन्होंने जो एक अधिकार दिया है, कुछ लोगों को सरकार बनाने का अधिकार दिया और कुछ लोगों को सरकार से बनाने से वंचित भी रखा है, उस बात पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और वंचित इसलिए रखा गया है क्योंकि वो जो है भगवान राम की जो श्रद्धा है उसको उससे जो है वाकिफ नहीं रहे। तो इस तरह की ये जो एक विषय है, एक रूपक के रूप में रखा गया है। और आप देखें तो समय समय पर कभी कोई जो विचार है उसके ऊपर कोई जो जिसे हम आप मतभेद कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह रहे हैं, वो कई बार हो सकता है कुछ विषयों को लेकर, लेकिन इस बात की भी बात कही गई है कि पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छे काम हुए और इसे हम सब ने देखा है, चाहे वो 370 से जुड़ा हुआ कार्य को हटाने की बात रही हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण रहा हो, और भी जो सामाजिक कल्याण के कई कार्यक्रम हैं उनको जिस प्रकार से ठीक है, वो बात ठीक है गीता जी आपकी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात का जिक्र करते हैं कि तब हम उस स्थिति में थे कि सक्षम नहीं थे, लेकिन आज हम अकेले दम पर चुनाव लड़ने और जीतने के लिए सक्षम है, इस तरीके की बयानबाजी तो फिर क्या कही जाएगी? ये क्या मैसेज देगी? ये किसी भी आम जन के मन में फिर क्या सवाल खड़ा करेगी? जी नहीं, देखिए जो कोई भी जितने भी कई ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं संघ के जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, भाजपा एक तरह से राजनीतिक में दल में काम करता है और हर संगठन को वो स्वायत्त है, अपना निर्णय लेने के लिए वो स्वायत्त है। अगर हम ये कह सकें कि भाजपा अगर एक जहाज है तो जो एक दिशा सूचक यंत्र होता है, कंपस जिसे कहते हैं, जो एक आइडियोलॉजिकल कंपस है, उसकी तरह संघ कार्य करता है कि उस जो वैचारिक जो क्या दिशा है, उसकी जो एक डायरेक्शन है, एक दिशा है, उसे बताने वाले संगठन के रूप में। अदरवाइज जो जितने भी संगठन है वो सब पूर्ण रूप से स्वायत्त है कार्य करने के लिए। इसमें कोई ऐसी कोई गलत चीज नहीं कही गई है। सवाल इसलिए उठता है ना कि क्या आप उस कंपास के बगैर ही जहाज आगे बढ़ने के लिए तैयार है? सवाल इसलिए मैंने पूछा था। ठीक है सूर्य जी आप आइए। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके ये सभी दर्शकों को एक लाइन जोड़ लेती हूँ मैं यहाँ पर कि ये विरोधियों को मौका नहीं दे रहा। जैसे यहाँ पर आलोक जी ने भी सवाल उठा दिया, अभी मैं राजकुमार जी का भी रुख करूंगी, लेकिन विरोधी यही कह रहे हैं, विरोधी से मेरा मतलब विपक्ष, मेरा मतलब है कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, वो यही कह रहे हैं कि देखिए अब राहें भी अलग हो रही हैं और आने वाले समय में अभी देखिए आगे और क्या होगा। धन्यवाद। देखिए आपने कहा कि विरोधियों को मौका मिल गया, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ, स्वागत है सभी का कि वो आइए और हमारी कहाँ गलती हुई है उसको बताइए। लेकिन 4 लाइनें मुझे याद आती हैं, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बहुत सा लंबी चौड़ी बात कर रहे थे उनके ऊपर, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में भूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई क्या मिली इनको, ये अपनी हैसियत भूल जाते हैं। अब देखिए अभी जो आलोक शर्मा जी हैं उन्होंने 3-4 शब्दों का प्रयोग किया कि ये जो अपनी हार की समीक्षा करें, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है। मैं हैरान हूं देखकर कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली पूरे मंत्रिमंडल के साथ, लेकिन जो लोग मात्र 99 पे अटक गए, जिन लोगों को लगातार 3 चुनाव से हार का मुंह देखना पड़ रहा है, थोड़ी सी एक ऊंचाई क्या मिल गई, थोड़ी सी कहीं सफलता क्या मिल गई कुछ गलत टिकट वितरण के कारण, तो वो लोग आईना दिखाने लग गए। आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और फिर दिखाया करें।
अच्छा तो तब लगता है जब आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो आपस में आचार विचार जो जो एक्सचेंज हो रहे हैं बातें, उसकी जगह पे खुद 99 पे क्यों अटक गए, लगातार 4 बार से इनके युवराज राहुल गांधी जी क्यों फेल हो रहे हैं उस पर चर्चा करते। ये चर्चा करते जो 295 का इन्होंने नारा दिया था वहां कहां फेल हुए। चर्चा ये करते कि इनके गठबंधन में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि इनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुद के घर में आग लगी और दूसरे के घर में थोड़ा सा धुआं क्या उठा, वो तालियां बजाने लगे। तो आप अपने घर की हार को अपनी आग को देखिए। और एक और बात, इन्होंने देखिए अपमान किया है आज देश के जनादेश का। इन्होंने क्या कहा कि जनादेश को हथिया लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस्तीफा दे दो ना भैया। क्यों राहुल गांधी जी 2-2 सीटों से जीत गए? अगर इलेक्शन कमीशन बायस्ड था तो क्यों राहुल गांधी जी 2-2 सीटों से जीत गए? आप मुझे बताइए। आप इस्तीफा दीजिए ना 99 के 99 सांसद कांग्रेस के, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, मतलब अपनी हार को छुपाने के लिए दूसरे की का इस्तेमाल कर रहे हैं ना मैथिल जी। ये उसी तरह का एक शब्द इंद्रेश जी ने भी यूज किया, उसी तरह का आपने हैसियत और 1-2 ऐसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसा ही एक शब्द अहंकार, अहंकारी शब्द का इस्तेमाल इंद्रेश जी ने किया है, उस पर भी कुछ कह दीजिए। फिर मैं राजकुमार जी आपके पास आ रही हूँ, 2 लाइन में जल्दी। देखिए, माने इंद्रेश जी बहुत सम्मानित हैं, बहुत ही बड़े संघ के जो हैं चिंतक हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये कह दिया कि ये उनका निजी विचार है, तो इस पे कुछ चर्चा करने का रह नहीं जाता। हर एक व्यक्ति को अपने निजी विचार जो है व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता है, ये देश स्वतंत्र है। कम से कम कांग्रेस की तरह तो नहीं है ना कि ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो कि छोड़ नहीं रहे थे पद, उनको निकाल कर अपने कार्यालय से और लात घूंसे मारते हुए बाहर धोती खोल के सीताराम केसरी जी की तरह जिस तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा तो नहीं है ना भाजपा में या संघ में। हाँ। मेरा ये कहना इतना ही है कि हर एक व्यक्ति को अपना जो विषय रखने की पूर्ण आजादी है। 1 मिनट, ठीक है, मैं आऊंगी आलोक जी, लेकिन एक बात बताइए कि कार्यकारिणी के अध्यक्ष, संघ से जुड़े हुए इतने बड़े पद पे, इतने सम्मानीय पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है तो क्या उसको ऐसे हल्के में जाने दिया जाए, या ये कहकर किनारा कर लिया जाए कि संघ ने उससे किनारा कर लिया है? या फिर इससे थोड़ा और पहले आप चले जाइए, मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र किया, कई ऐसी बातों की आलोचना की, उससे पहले जेपी नड्डा, मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहती, आप भी जानते हैं, तो क्या इन सारी चीजों को भी आप कहेंगे कि छोड़ दिया जाए? शिरीन जी, सीक्वेंस है एक के बाद एक। जी शिरीन जी, आपने जो कहा ना कि संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और बहुत बड़े नेता हैं आरएसएस के, मैं आपसे सहमत हूं और आपने प्रश्न का अपने आप ही उत्तर दे दिया कि जब जिस संगठन के वो बहुत बड़े नेता हैं, यदि उसी संगठन ने उनकी जो विचार है उससे पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कह दिया कि इनकी निजी राय है, तो फिर उनकी खुद की निजी राय कोई इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। संगठन की निजी राय, संगठन की राय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पितृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, ये सर्वविदित है और ये फैक्ट है। आप शरीर में से प्राण को अलग नहीं कर सकते। यदि शरीर से प्राण निकालेंगे तो इसका मतलब शरीर निर्जीव हो जाएगा। वही कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कुछ मुद्दों पर कहीं, जिस प्रकार से बहन जी ने बोला था कि दिशा सूचक यंत्र की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो कार्य करता है कि आपको इस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, तो यदि कहीं किसी स्टेज के ऊपर कहीं कोई मतभेद हो गया भी, यदि कोई चीज इग्नोर भी हुई और उसको बाद में रियलाइज किया गया, तो ये अच्छी बात है ना। आज समीक्षा इसी बात की तो हो रही है कि आखिर क्यों 63 से लूज की गई। ठीक है। राजकुमार जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए बीजेपी की हालांकि ये पहले से स्ट्रेटेजी रही है कि एक चुनाव से जैसे ही वो उतरते हैं अगले चुनाव में, अगले राज्यों में छलांग लगा देते हैं। और देखिए हार जीते हैं, लेकिन हार की समीक्षा अभी से उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, जहां 2 जगहों पर 2 बड़े झटके मिले बीजेपी को। नहीं, जो अभी आप कह रही हैं, जो ये अब लीपापोती कितनी भी की जाए या रफूगरी की जाए, उन्हें व्यक्तिगत बयान बताया जाए, लेकिन जो संगठन तो अमूर्त होता है, संगठन कुछ बोलता थोड़ी है, संगठन की बात व्यक्ति तो बोलते हैं। और जब इंद्रेश कुमार जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं संघ के, तो जो वो कह रहे हैं वो संघ के विचार हैं। दूसरी बात, इंद्रेश जी को आप व्यक्तिगत विचार कह के अलग कर भी दें, तो जो मोहन भागवत जी ने कहा, जो रतन शारदा जी ने लेख लिखा है ऑर्गेनाइजर में, 2-3 लेख उन्होंने लिखे हैं, वो तमाम बातें भी मिलती जुलती हैं, यही बात है। और जो मोहन भागवत जी ने, रतन शारदा जी ने और इंद्रेश कुमार जी ने कहा है, वो उन्होंने पहली बार नहीं कहा। फर्क केवल इतना है कि विपक्ष और देश की जनता पहले से ये बात कह रही थी, उन्होंने अब कहा है, रियलाइज किया जब रिजल्ट आ गए हैं। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अहंकारी हैं, तानाशाह किस्म के हैं, व्यक्तिगत निर्णय थोपते हैं, बिना सलाह मशवरे के निर्णय लेते हैं, बिना वित्त मंत्री से सलाह किए नोटबंदी कर देते हैं।
बिना रक्षा मंत्री से सलाह किए अग्निवीर योजना ले आते हैं, बिना कृषि मंत्री से सलाह किए कृषि कानून ले आते हैं। ये तो समस्याएं सारी चुनाव का मुख्य मुद्दा थी, जिन्हें अब संघ भी कह रहा है और उनके दूसरे लोग भी कह रहे हैं। दूसरी बात, सवाल यहीं तक नहीं रुक जाती, समस्या बहुत गंभीर है। पूरी बीजेपी, पूरा संघ, पूरे इनके सहयोगी संगठन दो खेमों में बट गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समीक्षा के लिए मीटिंग बुलाते हैं तो दोनों उप मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं होते। इनकी मुजफ्फरनगर में जो इनके प्रत्याशी हारे हैं संजीव बालियान, वो अपनी ही पार्टी के एक पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगाते हैं कि ये जयचंद हैं, ये गद्दार हैं, और संगीत सोम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने घपले घोटाले किए, इन्होंने विदेश में संपत्ति अर्जित की है, वहाँ जाके ज़मीनें खरीदी हैं ऑस्ट्रेलिया में और पता नहीं कहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार नीचे से लेके बूथ लेवल से लेके ऊपर तक है, और कुछ नेता ने बोलना शुरू कर दिया, संकेत दे दिए हैं, कुछ अभी मौन है, वो भी बोलेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी बेशक खींचतान के इनकी सहयोगियों के सहयोग से, दो साथियों के सहयोग से, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से सरकार बन गई, लेकिन चुनाव में तो इनकी हार हुई है, 240 पे आ गए, 303 ठीक है, लेकिन सर सरकार बन गई है क्योंकि एनडीए के जितने सहयोगी हैं वो अभी भी साथ हैं और उन्हीं के सहयोग से सरकार बनी है। ठीक है सर, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। देखिए, चुनाव के नतीजे सामने आ गए, उसके बाद ये भी तय हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है। एनडीए ने मिलकर सरकार बना भी ली है और अब तो सरकार में यह भी तय हो गया है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद हार जहां पर हुई है वहां पर बीजेपी समीक्षा कर रही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये दो वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी को कड़ा झटका लगा, बड़ा झटके के तौर पर देखा गया। दोनों ही राज्यों में अब हार को लेकर मंथन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और इस पर प्रभु चावला जी आपसे समझेंगे कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। मतलब दोनों ही राज्यों में बड़ा झटका लगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए शुरुआत उन्हीं दो राज्यों से और उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी बीजेपी करने जा रही है दोनों ही राज्यों में। प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है प्रभु चावला जी के पास आवाज मेरी जा नहीं पा रही है। ठीक है, आलोक जी आपसे बात कर लेते हैं। इससे थोड़ी देर पहले आपने सरकार पर ही सवाल उठा दिए थे और कह दिया था कि ये तो सरकार मान्य ही नहीं है। मैथिल जी ने कहा कि ये चुनी हुई सरकार है, आप इस पर कैसे सवाल उठा सकते हो, और अगर दिक्कत है तो फिर रास्ते और भी हैं, आप साबित कर दीजिए इसे। दिक्कत ये है ना कि कोई चीज अगर साबित ना हो तो वो चीज नहीं हुई। अगर इलेक्शन कमीशन बायस्ड है तो बायस्ड है, वो तमाम दिख रहा है। इतनी शिकायतें हुई, अब इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई ना करे तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट मिल जाएगी। एक मर्डर हुआ और उसमें सबूत नहीं मिले तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मर्डर नहीं हुआ। हमारे अकाउंट फ्रीज हुए तो क्या ये सच नहीं है कि अकाउंट फ्रीज हुए? क्या हुआ उसके बाद? मुझे लगता है कि बायसनेस अगर वहां पर कहीं पर जांच एजेंसियों ने की है तो पूरी तरह से सामने है। अब इन्होंने कहा सब आर्टिकल 370 हट गया, फलाना ढिकना। आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। दूसरी चीज यह है कि फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? चुनाव लड़ने से भाग क्यों गए वहां से? 3 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़े। अब उसमें इन्होंने कहा कि सब वो समीक्षा कर रहे हैं, पूरा मीडिया भी कह रहा समीक्षा कर रहे हैं। अब सर फुटव्वल को और जूतम पैजार को समीक्षा नहीं कहते, ये कोई समीक्षा थोड़ी हो रही। इंद्रेश जी कह रहे हैं अहंकारी हो गए पूरा, हम भी वही कह रहे थे। अभी इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि टिकट वितरण गलत हुआ, तो क्या पैसे लिए गए, क्या हुआ, वो तो यही वैसे बेहतर बता सकते हैं। झूठ और अहंकार का पूरी तरह से झूठ और अहंकार हारी है, और सांस तो पूरे देश का फूला हुआ है। अर्थव्यवस्था देख लीजिए, हिंदू मुसलमान देख लीजिए। आप कह रहे हैं काम किया, चुनाव लड़ा गया किस बात पर? मछली, मुजरा, मुसलमान, मुस्लिम लीग, चुनाव तो इस पर वो तो अब नतीजे साफ हो गए ना। आप ही कह रहे हैं जनता जनार्दन है, सब जानती है और सब उसने बता भी दिया। लेकिन बोलिए जल्दी बोलिए। अंतिम बात मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ। अब एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि भैया आरएसएस हमारी आत्मा है और शरीर जो है वो आत्मा के बगैर जीरो हो जाता। चलिए आलोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं आती हूँ। राजकुमार भाटी जी, आप भी इस पर थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, तो बहुत सीधी सी बात है ना कि अगर किसी राज्य में रिजल्ट अच्छा नहीं आया और कोई पार्टी उस पर मंथन करना चाहती है तो इसे आप कैसे कह रहे हैं कि जूतम पे जा रहे हैं, ये तो अब बिखराव हो गया, उसे समेटने की कोशिश है। अगर है भी तो पार्टी तो करेगी ना अपने स्तर पर। नहीं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अपने तरीके से करेंगे, अपनी
कमियां ढूंढेंगे, लेकिन दो संकेत तो बिल्कुल साफ हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई दे रहे हैं, वो इन्हें समझने चाहिए और उनको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। एक तो ये कि जो इन्होंने तोड़फोड़ की है, जो ये ईडी सीबीआई से डरा के या रुपए का लालच देकर किसी को खरीद गए, विधायक खरीदे गए, पार्टियां तोड़ी गई, सरकारें बदली गई, वो जनता ने उस पर रिएक्ट किया। जनता उसे पसंद नहीं करती, एक तो इनको ये बात समझनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो इन्होंने तोड़फोड़ की उसका इन्हें नतीजा मिला, कर्नाटक में जो इन्होंने तोड़फोड़ की उसका नतीजा मिला, उत्तर प्रदेश में इन्होंने समाजवादी पार्टी के 7 विधायक खरीद लिए थे अभी 6 महीने पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए। वो 7 विधायक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आते थे, वो 7 के 7 लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ये खुश थी कि हमने समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक तोड़ लिए, अब तो हम आराम से जीत जाएंगे। वो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। दूसरे इन्होंने जो इन्होंने नफरत की राजनीति की, जहाँ इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, दूसरे लोगों को लड़ाने का काम किया, वो सीटें भी ये सारी हारे हैं। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को 2 सुधार अपने अंदर कर लेने चाहिए। चलिए, आपका सुझाव है, मैं आगे लेती हूँ आपसे। प्रभु चावला जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी मेरा सवाल ये था कि ये जो हार पर मंथन किया जा रहा है सर, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि दरअसल ये जो अब तोड़फोड़ हो रही है, पहले इन लोगों ने तोड़फोड़ की, अब जो पार्टी के भीतर नतीजों के बाद तोड़फोड़ हो रही है, उसे समेटने की कोशिश है ये आप इसको समझने की कोशिश, हर पार्टी में समीक्षा होती है। कांग्रेस पार्टी भी कई बार इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करते हैं, कभी रिपोर्ट सुनी है क्या आपने? हर पार्टी, मेरे को याद है 2004 के अंदर जब अडवाणी जी, जब बीजेपी हारी थी तो अडवाणी ने कमेटी अपॉइंट की थी, अनंत कुमार उसके कन्वीनर थे, कि हार कैसे की समीक्षा करेंगे। आज कितने साल हो गए, 20 साल के बाद अभी तो पता नहीं रिपोर्ट क्या है। 2009 में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में, हर स्टेट में हारने के बाद कमेटी बनाती है, उसकी कोई रिपोर्ट आती है, किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगता है कि आदमी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर कभी राहुल गांधी को किसी ने कहा कि उनकी वजह से हम हार गए हैं, इसलिए। परंतु जो आरएसएस का भी आ रहा है, अपने आप में देखता आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मोहन भागवत ने पहले भी कई बार बोला है, इंद्रेश कुमार जी की सीनियरिटी आरएसएस में बहुत ज़्यादा है। वो सन 70 के अंदर प्रचारक बने थे, उसी ज़माने में मोहन भागवत ने भी ज्वाइन किया था। मोहन भागवत से 1 साल उम्र में बड़े हैं, और संघ याजू जिसके हम बोलते हैं कि कब से आपने जाएंगे, उसके अंदर भी सीनियर है। अगर उन्होंने बात की, अहंकार एक वर्ड यूज़ किया है, अहंकार वर्ड का प्रयोग मोहन भागवत जी ने भी किया है। तो इसके अंदर किसी को कहना कि इंटरनल होता रहता है, पर नड्डा जी जिसके बारे में अभी कोई महिला जी हमारी बहन बात कर रही थी, वो ये ज़रूर है, मैं जानता हूँ अंदर से कि हर एक जिनके भी ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी है, विद्यार्थी परिषद है, मैं विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष भी रहा हूँ, बीजेपी और आरएसएस का डायरेक्ट उसके अंदर इंटरफेरेंस डे टू डे बेस पे नहीं होता, परंतु कोऑर्डिनेशन जरूर होता रहता है। उसके बाद उनकी बात जो होती है, उनका जो संगठन मंत्री हमारे साथ लगाया जाता है, यानी कि विद्यार्थी परिषद के साथ लगाया गया था उस वक्त, या बीजेपी के साथ लगाया जाता है, उसका समन्वय होता रहता है। तो अगर मोहन जी ने कुछ कहा, इंद्रेश जी ने कहा, इंद्रेश जी सर संघ कार्यवाह के बराबर, बिल्कुल सर संचालक जी के बराबर हैं, तो उनकी अगर बात आती कि वो बड़े मेहनत से काम करते रहे हैं। एनआईए उनके पीछे पड़ गई थी जब प्रज्ञा ठाकुर का केस हुआ था, उनको ऑलमोस्ट जेल में चले गया था। तो मेरे को लगता है समीक्षा ठीक ढंग से होती है, पब्लिक में हो रही है। इस तरह की कई बार आलोचना संघ वाले करते रहते हैं इनडायरेक्ट से, परंतु उनको उस तरीके से ले जाते, उनके अंदर कोई तोड़फोड़ है। संघ के और बीजेपी के लोग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, पर विचार पहली बार पब्लिक में आ रहे हैं। वही सर, इसीलिए पब्लिक में इस तरह के विचार आना, और क्या इसके पीछे कोई संदेश छिपा हुआ है, यही सवाल है, और इस पर आगे भी मैं बात करूंगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो संघ और बीजेपी के बीच ये मनभेद है या मतभेद है, या फिर ये चुनाव नतीजे जिस तरह से आए, ये उसका साइड इफेक्ट है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। गीता भट्ट जी, आपके पास आते हुए, इससे थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि ऐसा नहीं है कोई पहली बार है, और प्रभु चावला जी ने भी यही कहा। लेकिन इस तरह से पब्लिक में अगर ये मैसेजिंग जा रही है, ये मैसेजेस वहां तक पहुंच रहे हैं कि भाई ऐसा मनमुटाव बीजेपी और संघ के बीच देखने को मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा है भी तो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है, इस पर एक स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि ऐसा कुछ है नहीं? गीता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, अब मिल रही है। जी गीता जी, अगर इन बयानों को लेकर मैं पूछ रही हूं आपसे कि अगर वाकई इस बयानों का ये मतलब नहीं है, लेकिन आम जन तक तो यही मतलब पहुंच रहा है ना, एक मैसेज तो यही जा रहा है कि कहीं ये नतीजों के बाद का साइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वाकई वो खाई बढ़ रही है, स्पष्टीकरण की जरूरत यहां पर नहीं पड़ जाती है? नहीं, देखिए, स्पष्टीकरण जैसे अभी कहा भी कि इंद्रेश जी के बयान को लेकर भी स्पष्टीकरण आ चुका है कि भाई उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी राय कुछ दी है, और इसको लेकर उसको जैसे
कई बार ऐसा होता है, खास करके विपक्षी दल, जैसे अभी मैं सुन रही थी आलोक जी भी कुछ टिप्पणी कर रहे थे, कई बार विषयों को लेकर जैसे आप बहुत जो है उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ मंथन के विषय होते हैं, वो मंथन के विषय, अभी प्रभु चावला जी हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने भी ये विषय रखा कि वो बातचीत आपस में चलती रहती है। लेकिन कई विषय ऐसे हैं, खास करके जो चुनाव को लेकर बार बार कहा जा रहा है, उनमें एक अंतर करने की आवश्यकता है। ये कोई चुनाव से जड़े हुए विषय नहीं है, क्योंकि संघ कोई जो है राजनीतिक संगठन नहीं है, वो राष्ट्र निर्माण करने वाला संगठन है और हमेशा ही वो भारत के लोकतंत्र के लिए खड़ा रहा है। जब इमरजेंसी आपातकाल का समय था, उस समय भी संघ ने आगे बढ़कर जो है उस समय प्रत्यक्ष रूप से बल्कि हिस्सा लिया उसमें, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या उस समय की गई। परंतु उसके बाद जब वो कार्यवाही खत्म हो गई और उसके बाद सरकार आ गई 77 में, तो उसके बाद उस अपने समाज कल्याण के कार्य में जो है वापस चले गए। तो इसलिए जो है इसको, ऐसी बातों को बार बार लेकर इसको जो है कई बार बिना बात के ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी बताया जा रहा है। बढ़ा चढ़ा कर क्या बताया जा रहा है? बढ़ा चढ़ा कर क्या? ये तो वही है जो बयान दिए गए, मैं वही सीधे तौर पर आपके सामने मैंने रख दिए। तो इसमें कौन बढ़ा चढ़ा रहा है? देखिए, कई बयान ऐसे भी, तो ये भी तो बात सामने आई कि मणिपुर में जो है पिछले 10 वर्षों में इतनी शांति रही और इतने अच्छे से कार्य चला, वहां ऐसा लगा कि वहां का गन कल्चर समाप्त हो गया, ये भी स्पष्ट किया, लेकिन उसे मीडिया नहीं पकड़ रहा है। ये बात भी बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई कि बहुत अच्छा कार्य भी किया है। उन्होंने चुनौती है, हर चीज के लिए मीडिया पर सवाल उठा देना भी सही नहीं है, आप उसे भी थोड़ा सही तरीके से देखिए। ये भी सच है ना कि उन्होंने ही मणिपुर का जिक्र भी किया और कहा कि 1 साल से शांति का इंतजार कर रहे हैं, ये बयान भी उन्हीं का है ना? मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ। तो आज वहाँ, लेकिन जो वो चुनौती है, उस चुनौती को जो है संबोधित करने की आवश्यकता है, ये बात कही गई, ये सत्य बात है। और ये भी मैं आपके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए वहाँ की समस्या जो है, फिर आप भी पूरा बताइए, आपने इसको छोड़ दिया। मुझे 10 सेकंड दीजिए मुझे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ के जो राजनीतिक दल ने जब अब दोनों समुदायों की, कुकी और मेती समुदायों के अपने वहां के जो विधायकों की बैठक बुलाने का प्रयास किया, तो वो बैठक तक नहीं कर पाए। वहां की जो समस्या है, वो जो वहां की सामाजिक समस्या है, वो बड़ी गूढ़ समस्या है। उसको एक सामाजिक रूप से, और उसमें बिल्कुल राज्य को भी एक पहल करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो एक बड़ी गूढ़ सामाजिक समस्या भी है जिसे कि संबोधित करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए तो वो सवाल फिर पूछा किससे गया? ये दूर कौन करेगा? ये जो धधक रहा है मणिपुर, ये इसका रास्ता कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? ठीक है सूर्य मैथिल जी, मतलब ये बातें जो सामने आ रही हैं, ये क्या ऐसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने की बातें? अगर वाकई सब कुछ ठीक है तो फिर तो ये आपस में बैठकर भी इस पर विचार और विमर्श किया जा सकता है। किसी मंच का इस्तेमाल फिर क्यों, या वहां पर इस तरह की बयानबाजी, आलोचना की जरूरत क्यों? धन्यवाद। पहले मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे थे जूतम पेंजार और कई प्रकार के शब्द, तो मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं इनके लिए। नज़र नहीं है और नज़ारों की बात करते हैं, ये ज़मीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। कौन सी पार्टी के ये नेता हैं जिस पार्टी में जो संस्थापक थे उनको धक्का देकर ज़मीन जिनके संग पार्टी छीनी गई, चाचा को भतीजे ने जिस प्रकार से अपमानित किया भरे मंच से, ये लोग किस प्रकार के जूतम पंजार की बात करते हैं? पहले अपने इतिहास को आप खंगालिए, उसके बाद किसी दूसरे पे प्रश्न उठाइए, महत्वपूर्ण बात। दूसरी चीज़, यदि कहीं पर किन्हीं कारणोंवश कुछ कैंडिडेट्स नहीं जीत पाए तो उनकी जो मैं ये कहूँ समीक्षा बैठक है वो चल रही है। एक संगठन जिससे भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, यदि वो पितृ संगठन कुछ विषयों पे अपना प्रश्न उठा रहा है या नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो ये तो एक स्वस्थ जो लोकतंत्र और स्वस्थ कार्यशैली का ही तो एक ताजा उदाहरण आप देखिए ना। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कभी एक मिनट, मैं वही कह रही थी कि तरीका ये सही है क्या? नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, बैठकें हो रही हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन ये रिजल्ट आया उसके अगले 2 दिन बाद ही बैठक हुई माननीय कई बड़े नेताओं के संघ के प्रमुख जो हमारी केंद्रीय कार्यदर्शक मंडल है उनकी भी बैठक हुई, 2-3 अधिकारी लगातार वहां बैठकें चल रही हैं। हाँ। अब माननीय सरसंघ चालक, पूज्य सरसंघ चालक जी ने जब कोई अगर उद्बोधन दिया है तो उस उद्बोधन में उन्होंने कई चीजें ऐसी भी कही हैं जिनको कि हम लोग पकड़ नहीं पाए। जैसा कि गीता बहन जी ने बताया भी कि उन्होंने यदि मणिपुर का नाम लिया तो साथ ही साथ उन्होंने मणिपुर में जो पिछले 10 साल में कार्य हुए, उत्तर पूर्व में जो लगातार 10 साल में कार्य हुए, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप इग्नोर कर गए।
लेकिन उसमें एक इशारा छिपा था, आप उसे नहीं देख रहे। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, पूरा बयान मैं तो सहमत मेरे हूं। पास भी है, लेकिन उसमें क्या इशारा है वो उस पर आप नहीं जा रहे। शिरीन सुनिए मेरी बात सुनिए, आप समझिए इस चीज को। इशारा उन्होंने दिया ना, हाँ। उन्होंने अपना नाराजगी कहीं जाहिर की, अगर उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है तो उस चूक को भविष्य में सुधारने की जो आवश्यकता है उस पर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठकें कर रही है लगातार, लेकिन उसमें उस मंच से ये मान रहे हैं उसका फायदा लेकिन बीजेपी को फिर इसे मानने में क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी मान रही है, अब अगर आप ये सोचें कि वो पिता समान है तो फिर मानिए ना बेटे का। नहीं, अगर आप ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी बैठ के पीसी करेगी और सभी को बुला के ये बताएगी हमारी गलती थी यहाँ पर और हम इस बात को मान रहे हैं, उसकी जगह पे जो रणनीति होती है राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की वो चीज हो रही है, अपनी बैठकें हो रही है, रणनीति तय की जा रही है, आगे भी चुनाव है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ये समीक्षा, एक सेकंड, ये जो समीक्षाएं बैठक हो रही हैं, हाँ। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है, लाभ होना है। लेकिन आप समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जो मैं देख रहा हूं कि उल्लासपूर्ण वातावरण में जो ये कूद रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं समीक्षा बैठ के आप खुद कीजिए, क्योंकि कैसे राहुल गांधी जी लगातार 4 बार फेल हुए, कैसे अखिलेश भैया ने कहा था कि राहुल और कांग्रेस पर आ गए। सवाल मणिपुर का था, समीक्षा बैठक राहुल और ठीक है, उनका जवाब मैं आलोक जी और राजकुमार जी से लूंगी, लेकिन आपसे सवाल मेरा मणिपुर का था, फिर आप उसमें गोल गोल घुमा गए। चलिए ठीक है, राजकुमार जी पहले आप, फिर आलोक जी आपके पास आती हूँ। राजकुमार भाटी जी। नहीं, सूर्य मैथिल ने जो बोला है उसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि समाजवादी पार्टी में जो मतभेद हैं या जो कुछ दिक्कत है तो उस पर तो आप गहन विचार विमर्श किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी में जो जूतम पैजार हो रही है उसे पॉजिटिव लिया जाए, उसे रचनात्मक रूप से लिया जाए। पता नहीं कहाँ से इतना दोगलापन लाते हैं, इतना पाखंड कहाँ से लेके आते हैं। किसी ने मंच से किसी को धक्का नहीं दिया साहब, किसी ने कोई बीच में तो मैं चिल्लाया नहीं आपके। सुन लेते हैं 1 मिनट, बोलिए राजकुमार। तो जूतम पंजार शब्द गलत है ना, जूतम पंजार समाजवादी पार्टी में हुआ था। अरे सूर्या मैथिल जी, जूतम पैजार एक मुहावरे के तौर पर प्रयोग किया जाता है जहां मतभेद हो, जहां बहस आपस में हो रही हो, वैचारिक मतभेद हो रहे हो। तो भाटी साहब इसका मतलब जूतम पैजार का मतलब जूता बजाना नहीं होता। हुई थी, कम से कम प्रतीकात्मक शब्दों को, इसका मतलब चाचा भतीजे में जूतम पंजार हुई थी और बड़ी भयंकर हुई थी। यार ऐसा तो डिबेट चलती नहीं है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह तो डिबेट चलती नहीं है जैसे आप बीच में चिल्ला रहे हो। आपने अपनी बात पूरी कही कि जूतम पंजार शब्द आपने अपनी बात पूरी कही और मैंने शांति से सुनी। वो क्या फ्रेंडली मैच था? वो जूतम पंजार थी क्या नहीं थी? अब मैं बोलूं अगर अच्छा ठीक है, चलिए आप राजकुमार जी को मैं बोलूं या नहीं? हाँ बोलिए राजकुमार जी। नहीं आप सुन लेते हैं, बोलिए बोलिए। इतना आपा क्यों खो रहे हो? चर्चा ही तो चल रही है। चर्चा का एक नियम होता है कि आपने अपनी बात कह दी, मैंने शांति से सुनी, बीच में एक शब्द नहीं बोला। अब मैं कह रहा हूं मुझे थोड़े समय सुन लो, आप ज्यादा समय बोल रही है। देखिए, जो आप कह रहे हो पुरानी बातों पर तो आप समीक्षा करना चाहते हो। जो आज आपका हारा हुआ सांसद और हारा हुआ विधायक एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को जयचंद, पाखंडी, धोखेबाज, गद्दार कह रहे हैं, उस पर कोई चर्चा ना की जाए, उस पर हम कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में क्या चल रहा है, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच कितने मतभेद चल रहे हैं, उस पर हम आंखें बंद कर लें। आपके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार माफियाओं में छीना झपटी कर रहे हैं। माफिया क्यों, कितने माफिया किसके कब्जे में होंगे? ये माफिया मेरी तरफ आएगा या ये माफिया उसकी तरफ जाएगा? ये पूरा देश नहीं देख रहा क्या? ये पूरा ये मीडिया में खबरें नहीं है क्या? आपके गृह मंत्री जब लखनऊ जाते हैं तो माफियाओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये देश देख नहीं रहा? आप चाहते हैं इन पे आंखें बंद कर लें? आप माफियाओं को Z+ सुरक्षा दे रहे हैं, जिनके पीछे पुलिस दौड़ रही थी, आज उन्हें आपकी पुलिस सुरक्षा दे रही है। क्या ये देख नहीं रहा ये देश? क्या आप चाहते हैं इन पे आंखें बंद कर लें? अपनी कमियों पर आप समीक्षा अगर करनी है तो विपक्ष की कमियों की समीक्षा मत कीजिए, वो हम कर लेंगे, हमारी क्या क्या दिक्कतें हुई। आप अपनी और आपकी सबसे बड़ी कमी और कमजोरी ये है सूरज, इसका जवाब दीजिएगा। पहले मैं आलोक जी से भी वो भी रिएक्शन देना चाह रहे हैं। उसे जनता ने नकार दिया है अब। ठीक है, आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर आते आते बहुत देर कर दी। मोहन भागवत जी को पूरे आरएसएस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए कि 10 महीने 1 साल से जो वहां पर हो रहा था तांडव, उसके ऊपर आरएसएस बिल्कुल खामोश होकर बैठी रही। लेकिन आज हालत यह है शिरीन जी कि आरएसएस कह रही है कि बीजेपी में अहंकार आ गया है, और बीजेपी कह रही है कि हमें पिताजी की अब जरूरत नहीं है, मातृ संगठन की, पितृ संगठन की अब हमें जरूरत नहीं है। और फिर उसको सर फुटावल और जूतम पैदार भी ना कहा जाए तो भाई क्या कहा जाए? फिर आप कह रहे हैं कि पितृ संगठन की अब हमें जरूरत नहीं है, नड्डा जी कह रहे हैं, और हमारे साथी जो सैथिल जी बैठे हैं वो कह रहे हैं अब आत्मा है, ऊपर आत्मा की जरूरत नहीं है, अब नड्डा जी कह रहे हैं।
तो मतलब मृत प्राय हो गया है बीजेपी जो संगठन है। अब आत्मा की जरूरत नहीं है आपको, आत्मा नहीं बची उसमें आरएसएस की। ये सब बातचीत है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अहंकार और झूठ पूरी तरह से डाउन हुआ है। आरएसएस को सरकार बनाने में पूछा नहीं गया, आरएसएस नाराज है। पिछले 2-2.5 महीने से आरएसएस चुपचाप अपने घर में बैठी थी। बहुत जगह हमें पास खबर है कि उन्होंने अपने आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं वो चुनाव बंद कर दी थी। और पूरी तरह से जब नड्डा जी ने देख लिया कि आरएसएस अपने घर बैठ गई है, तब नड्डा जी का बयान आया है। और आज आरएसएस नहीं चाहती कि मोदी जी बने। आरएसएस तो कह रही है कि विधायकों सांसदों की एक मीटिंग बुला लीजिए, लेकिन आज अहंकारी तानाशाह एक अपने बीजेपी के सांसदों की मीटिंग नहीं बुला पाए। आप बुलाइए ना बीजेपी के तमाम लोगों की, आप गडकरी जी से चुनाव करा दीजिए, 56 इंच के सीने को पता चल जाएगा कितने सांसदों ने साथ दिया है। मैं कहता हूं कि आज पूरी तरह से तानाशाही के बल पर एनडीए के साथियों को जोड़ा गया है और उस चीज को शायद आरएसएस पसंद नहीं कर रही है। एनडीए के लेकिन वो आरएसएस साथी को हैं जो सोचना चुनाव चाहिए से पहले भी कि साथ पेड़ थे, लगाया हुआ तो चुनाव आरएसएस के का बाद ही भी था। साथ हैं। तो इसीलिए आप इस पर पहले भी बोल चुके हैं और मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ आलोक जी कि फिर इस पर प्रश्न क्यों? क्योंकि ये तो वो साथी है ना जो पहले साथ थे, साथ मिलकर इन सभी ने चुनाव लड़ा। जैसे आप लोगों का पूरा इंडिया गठबंधन था, तो फिर उस पर क्यों सवाल? शिरीन जी हम तो चाहते हैं सरकार चले, काम करें, खूब अच्छा काम करें। लेकिन आप मुझे पूरे हिंदुस्तान का मीडिया बता दे कि क्या बीजेपी के सांसदों की कोई बैठक हुई जिसमें मोदी जी को अपना नेता चुना गया? यहाँ पर 5 लोग मेरे अलावा बैठे हैं, बता दीजिए। अगर वहां पर चुनाव हो जाता, इनकी सांसदों की बैठक हो जाती और वहां पर गडकरी जी कहते मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो मोदी जी को बहुत कम वोट मिलते और मोदी जी का अहंकार वहां भी हारता। आप ये कह रहे हैं सर्वसम्मति से नहीं लिया गया, केवल एनडीए का अपने आप को वो बना लिया। आपका ये कहना है कि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया? मैं तो कह रहा हूं अगर सर्वसम्मति से लिया गया हो तो आप पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मुझे बताए कब सर्वसम्मति बनी। ठीक है, चलिए प्रभु चावला जी। ठीक है, आती हूँ प्रभु जी, जल्दी से सूरज इसका जवाब दीजिएगा। भाई की ना याददाश्त थोड़ा कमजोर है, मुझे ऐसा लगता है। इनको जानकारी होनी चाहिए, पिछले 3 चुनाव हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पे लड़े हैं, तो सर्वसम्मति का तो कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता। लगातार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े और तीनों चुनाव हम भारी बहुमत से जीते हैं। हाँ, इस चुनाव में थोड़ा सा कहीं कमी रह गई है। दूसरी चीज ये जो सुन लीजिए ना, अरे जल्दी। अगर आप मुझे सैथिल बोलेंगे तो मैं आपको शर्मा की जगह वर्मा बोलना शुरू करूंगा। थोड़ा सा सम्मान कीजिए ना, सुनिए ना, थोड़ा सम्मान कीजिए ना, थोड़ा सा अपनी गरिमा का सम्मान रखिए। दूसरी चीज, आप भाजपा की जो है विवेचना कर रहे हैं, अपने जो बहुत सारे नेता आपके G26 बनाया था, सुनिए ना, G26 बनाया था ना, उस विषय में क्या कहेंगे? तब अगर उन लोगों के संग बैठ के आपकी सर्वसम्मति हो जाती तो ना तो सोनिया गांधी जी बचती, ना राहुल गांधी जी बचते, ना प्रियंका वाड्रा जी बचती। सभी को गंगा स्नान के लिए भेज देता हरिद्वार में, आप ही का चित्र है। आप उन पर सवाल उठाइए कि आपने मीटिंग क्यों नहीं, फिर आप जवाब दीजिए। बस ठीक है, चलिए प्रभु चावला जी, आपके पास आते हुए ये जो जिस तरीके का मनभेद और मतभेद हम देख रहे हैं, सर आपको लगता है कि ये जो मजबूत सरकार से अब ये मजबूर सरकार, ये इस सारी चीजों के आसपास की पूरी जो प्रक्रिया हो रही है उसी का नतीजा है? ये उसी का साइड इफेक्ट कह सकते हैं क्या इसे? मैं 40 मिनट से बैठा हूँ, आपने देख लिया इन लोगों को लड़ाई होती रहती है। मोहन भागवत जी ने कहा कि दोनों तरह के लोग इस तरह से बोलते थे, वो अभी भाषा वही प्रयोग हो रही है, दूसरे को बोलने नहीं देते। मेरे को आपने बैठा लिया, मैं सुनता रहा चुप करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सीनियर हूँ एज में भी, एक्सपीरियंस में भी, तो देख रहा था कि कोई बदलाव आएगा। मेरे को लगता है दोनों तरफ से कोई बदलाव नहीं आया। हार कर जीतने वाला कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा और हारने वाले कहते हैं हम तो जीते हैं। ये परंपरा भी बनी हुई है जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। परंतु ये बात सच है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग अलग से नहीं हुई, परंतु एनडीए और बीजेपी के सदस्य मिलकर के मोदी जी को चुनाव किया, इसमें औपचारिकता थी, वो पूरी हुई है। लीगली कोई गलत काम नहीं हुआ है। परंतु जिस तरह से आप कह रही हैं कि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है पॉलिटिकल के अंदर, कन्फ्रंटेशन होता जा रहा है। हालांकि किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, 240 में बीजेपी निपट गई, 294 के अंदर सारे एनडीए आ गए। परंतु मणिपुर की बात भी साथ में मिला लें। अभी कोई शख्स बता रहे थे कि मणिपुर के अंदर पहले क्यों नहीं बोले। ये बात सच है कि माननीय सरसंघ चावली ने पहली बार बोला है कि उनका कारण था कि आरएसएस पिछले कुछ सालों से क्रिश्चियन के साथ आउटरीच कर रहा है,
उनसे समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है। और मणिपुर के ऊपर क्रिश्चियन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, वहाँ पर जो कुकीज हैं और उनके मैतीस के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें आरएसएस का काम काफ़ी नुकसान हुआ और केरला के अंदर भी उसका नुकसान हुआ है। तो आरएसएस को लगता है कि हम भी टारगेट, उन्होंने कहा कि आरएसएस को भी टारगेट बनाया गया कैंपेन के दौरान, जो पहले कितनी बुरी भाषा आरएसएस के प्रति किसी भी पार्टी ने प्रयोग नहीं की थी। इस बार राहुल गांधी ने आरएसएस के और बाकी लोगों ने भी आरएसएस के ऊपर चुन के अटैक किया था। तो आरएसएस का इस बार खुलकर के सामने आना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि आरएसएस के ऊपर अपने को नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझती है। उनका बीजेपी के साथ जुड़ाव जरूर है, परंतु आरएसएस के लोगों का बोलना ये समझ में आता है कि आरएसएस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। महत्वपूर्ण बात आप सर कह रहे हैं।